जय हिंद साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर या बीएड जैसे हर एग्जामों का वीवीआई क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं और आप उन क्वेश्चनों को देखते हैं, अपने एग्जामों में लिख के अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो इसी तरह आज हम फिर एक वीडियो लेके आए जो सेशन 2022 से 2026 के है और ग्रेजुएशन सेमेस्टर 7 का है। तो इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और यह आपके एग्जामों में 100% में 50% ये गारंटी देता हूँ कि जरूर पूछे जाएंगे इसी तरह के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से शुरू हुई एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक क्रांति थी जिसमें हाथ से होने वाले उत्पादन की जगह मशीनों द्वारा उत्पादन शुरू किया था। मतलब हो रहा है कि औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो काम हाथ से हो रहे थे, जो काम हाथ से उत्पादन की जा रही थी, उसकी जगह पे अब मशीनों के द्वारा उत्पादन शुरू हो गया था। इसका समय लगभग 1760 से 1840 ईस्वी तक माना जाता है। इस क्रांति ने मानव जीवन, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा समाज की संरचना को पूरी तरह बदल दिया। हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि जो काम इंसान कर रहा है वो आके मशीन करने लगे, तो क्या इंसानों की जगह मशीन ले रहा है कि नहीं? तो क्या होगा कि पूरी तरह बदल गया। औद्योगिक क्रांति से पहले अधिकांश वस्तुएं घरों या छोटे कुटीर उद्योगों में बनाई जाती थी। मतलब जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था तो जब छोटे मोटे जो वस्तु होते थे या कोई भी वस्तु होते थे वो घरों में या कोई उद्योग या कोई कुटीर उद्योग में बनाई जाती थी। लेकिन शिपिंग, जेनी पावर लूम तथा स्टीम इंजन जैसे आविष्कारों ने उत्पादन की गति बढ़ा दी। कारखानों की स्थापना हुई और बड़े पैमानों पर उत्पादन संभव हुआ। इंग्लैंड में कोयला और लोहे की उपलब्धता, उपनिवेशों से कच्चा माल तथा वैज्ञानिक प्रगति इसके मुख्य कारण थे। इस क्रांति के कारण रेलवे, जहाज, संचार के साधन का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा और पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत हुई। दूसरी ओर मजदूर का शोषण हुआ, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब मान लो कि जो काम इंसान करता था वो आज मशीन करने लगे, तो क्या होगा कि बेरोजगारी तो होने लगेगा, मजदूरों का शोषण तो हो जाएगा, प्रदूषण तो फैलने लगेगी, क्योंकि मशीन जब चलेगी तो उससे प्रदूषण निकलेगी। औद्योगिक क्रांति का महत्व इस बात में है कि इसने आधुनिक औद्योगिक समाज की नींव रखी। आज का आधुनिक विज्ञान, तकनीक और वैश्विक व्यापार उसी क्रांति का परिणाम है। इसलिए इसे विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। मतलब इसलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब आया था तो क्या होता है कि उस समय बेरोजगारी देखने को मिल रहा था, मजदूरों का शोषण होने लगा, प्रदूषण फैलने लगी और बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और वहाँ से जब उभर के आई तो वो आज आधुनिक भारत बनी या आधुनिक विश्व बना, क्योंकि आज के समय में हर चीज़ देख रहे हैं कि सब मशीनरी चीज़ से हो रहा है, इसलिए ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो बस इसी तरह आप समझ के आप अपने क्वेश्चनों को औद्योगिक क्रांति के बारे में लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के हम बारे में देखने का प्रयास करते हैं। इसमें हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या है, उसको लिखिए। तो हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लिखेंगे कि क्या कारण था। तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई एक महान राजनीतिक और सामाजिक क्रांति थी। अब अगर पूछ दे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। और क्यों हुई थी? तो ये एक महान राजनीतिक और सामाजिक क्रांति थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो निरंकुश राजतंत्र और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना था। इस क्रांति का पहला कारण सामाजिक असमानता था। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। मतलब जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। जैसे एक था पादरी, सामंत और सामान्य जनता। पहले 2 वर्ग विशेष अधिकार का आनंद लेते थे, जबकि तीसरे वर्ग पर भारी कर लगाए जाते थे। मतलब जो पादरी या सामंत था वो उपयोग करता था, दुरुपयोग करता था कि इनको सामान्य जनता तो और पूरा मज़ा लेता था, उनसे हर चीज़ लेता था। दूसरा कारण था कि आर्थिक संकट था। लगातार युद्धों और राजाओं के विलासपूर्ण जीवन के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जनता भूखे और गरीबी से परेशान हो गई थी, क्योंकि पादरी और सामंत जो थे वो सामान्य जनता का फुल दुरुपयोग करता था। इसलिए क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गई कि जनता भूख और गरीबी से परेशान हो गई थी। तीसरा कारण निरंकुश शासन था। राजा लुई 16वां जनता की समस्या को समझने में असफल था। मतलब राजा जो था, निरंकुश का जो शासन था, वो राजा जो देखो, तीसरा कारण निरंकुश शासन में राजा जो था लुई 16वां, वो जनता की समस्या समझ ही नहीं पाता था। ठीक है, जिस कारण क्या होता था कि जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।
चौथा कारण था दोस्तों दार्शनिक के विचार थे। रूसो, वोल्टेयर और मोंटेक्यू जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता, जनसत्ता का समर्थन किया। इनके विचारों ने जनता को जागरूक भी बनाया। इसके अतिरिक्त अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से भी फ्रांसीसी जनता प्रेरित हुई। इन सभी कारणों से जनता में असंतोष बढ़ा और अंततः 1789 में क्रांति शुरू हुई, जिसने पूरे विश्व में लोकतंत्र और समानता की भावना को बढ़ावा दे दिया था। तो ये था फ्रांसीसी क्रांति। अगला टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रवाद से क्या आशय, मतलब राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो ये सब क्वेश्चन अगर देखने को मिले कि राष्ट्रवाद से क्या आशय, राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, तो इन सभी का हम जवाब इस प्रकार दे सकते हैं कि राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना रखते हैं। मतलब राष्ट्रवाद एक वह भावना है जिसमें लोग जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करता है, निष्ठा रखता है और एकता की भावना रखते हैं। यह विचार लोगों को भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर एकजुट करता है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास तेजी से हुआ। इटली के जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का प्रमुख उदाहरण है। भारत में भी राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया था। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और प्रगति होता है। मतलब राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो राष्ट्र की स्वतंत्रता। कोई भी राष्ट्रवाद में होता है तो राष्ट्र, कोई भी लोग चाहता है कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो जाए, हमें एकता हो और हमारा राष्ट्र धीरे धीरे प्रगति हो। यह लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है तथा विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत किया था। राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभावों में राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता शामिल है, लेकिन अत्यधिक राष्ट्रवाद कभी कभी युद्ध और संघर्ष के कारण भी बन सकता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक विचार नहीं बल्कि लोगों की भावनात्मक एकता का प्रतीक है। आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताएं। आखिर प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, तो वो हम जानने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा था और कब समाप्त हुआ था और किन किन गुटों के बीच हुआ था। तब प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, यानी हम अगर पूछ दें या क्वेश्चन में पूछ दें कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला, तो हम कह सकते हैं कि 1914 से 1918 तक चल रहा था। विश्व का पहला बड़ा युद्ध था क्या, प्रथम विश्व युद्ध। विश्व मतलब समझ आ पूरा दुनिया, पूरा दुनिया में युद्ध था। इसमें यूरोप के अनेक देश दो गुटों में बढ़ गए थे। इसमें यूरोप जो है, यूरोप जो महाद्वीप है, इसका देश जो है वो दो गुटों में बढ़ गया था, दो भागों में बढ़ गए थे। इस युद्ध का प्रमुख कारण था साम्राज्यवाद। इसका जो प्रमुख कारण था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था, साम्राज्यवाद था। यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इससे देश के बीच तनाव बढ़ गया था। मतलब क्या होता है कि यूरोपीय जो देश है, यूरोप के जो सारे देश है वो एशिया और अफ्रीका में अधिक उपनिवेश करना चाहता था, अधिक अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि देश के बीच तनाव बढ़ गया। दूसरा कारण क्या था कि उग्र राष्ट्रवाद था। प्रत्येक देश समय को शक्तिशाली सिद्ध करना चाहता था। विशेषकर जर्मनी और फ्रांस के बीच दुश्मनी बढ़ रही थी। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा था कि प्रत्येक देश जो था वो अपने आप को, समय को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मतलब सिद्ध करना चाहता था, क्योंकि विश्व युद्ध जब हो रहा था तो इसमें यह देखा जाता कि कौन सा देश कितना मजबूत है। तो वही सब देश अपने अपने तरकीब लगा था कि हम क्या करें कि हम खुद को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश सिद्ध हो जाए। इसीलिए सब अपने आप को, समय को शक्तिशाली सिद्ध करना चाह रहा था। विशेषकर कौन कौन देश था, तो एक जर्मनी था और फ्रांस था। इस सब में जब होने लगा शक्तिशाली का मतलब, जब दोनों में युद्ध होने लगा तो अपने आप में क्या हो कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी फैल गया। तीसरा कारण था कि सैनिकवाद था। यूरोपीय देशों ने अपनी सेनाओं और हथियारों का अत्यधिक विस्तार किया। इससे युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। चौथा कारण गुटबंदी थी, यानी यूरोप दो प्रमुख गुटों में विभाजित हो गया था। हम आपको आगे ही बता दिए थे कि यूरोप जो था वो दो गुटों में विभाजित हो गया था। इसमें क्या होता है, इसकी दो गुट में कौन कौन सा था, एक था त्रिगुट संधि। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और त्रिमैत्री संधि, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। यानी कौन कौन था, दो गुट था। पहला था त्रिगुट संधि और दूसरा था त्रिमैत्री संधि। त्रिगुट संधि में कौन कौन आता था, तो तिरु मतलब तीन, समझ रहा है ना, तिरु मतलब तीन। तो त्रिगुट संधि में कौन कौन आता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग देश है। ये तो देश ऑस्ट्रेलिया भी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। इटली और त्रिमेट्री में क्या आता था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आता था। किसी एक देश पर हमला पूरे गुट को युद्ध में खींच सकता था। यानी अगर जर्मन में
कोई युद्ध करता, ब्रिटेन युद्ध करता, तो ये तीनों त्रिकूट संधि एक साथ युद्ध करता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। अगर ये इटली फ्रांस में युद्ध करता है तो ये त्रिमैत्री संधि जो था, जिसमें देश तीनों था, वो एक साथ मिलकर युद्ध करता था। किसी एक देश पर हमला पूरे गुट को युद्ध में खींच सकता था। युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेज की हत्या थी। यानी क्या हुआ था कि युद्ध का मेन कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का जो युवराज है उनको हत्या कर दिया था, जिसे 1914 में सर्बिया के एक युवक ने मार दिया था। इसके बाद क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और धीरे धीरे पूरा यूरोप युद्ध में शामिल हो गया। क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो युवराज था उनका हत्या कौन किया था, एक सर्बिया के युवक ने कर दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और धीरे धीरे पूरा यूरोप युद्ध में शामिल हो गया। यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ और विश्व राजनीति को बदल दिया। और जब दोस्तों कि ये प्रथम विश्व युद्ध जब होने लगा ना, तो पूरा विश्व में बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत चीज़ बर्बाद हुआ, जिससे क्या हुआ कि पूरे विश्व राजनीतिक को बदल के रख दिया। पूरे विश्व में तहलका मच गया था, पूरा विश्व में भारी से भारी चीज़ों के नुकसान हुए, लोगों को जान भी गए थे। आगे हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। अब देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया। पहला था प्रथम विश्व युद्ध, अब इसमें आ गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब हम देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। हम आगे देख लेते प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। अब हम देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ था। अब हम इसमें युद्ध में देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। वो 4 साल चला था। ये कितने साल चला था, ये 6 साल चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला और यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा विनाशकारी कौन सा विश्व युद्ध माना जाता है, तो दूसरे विश्व युद्ध माना जाता है। इसके परिणाम विश्व राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ा था। यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, पहला तो किसी कारण से टल गया, जब दूसरा हुआ था यानी 18 से 28 यानी लगभग 18-20 साल के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो ये पूरी तरह से विश्व की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ा। इस पर सबसे बड़ा परिणाम भारी जनधन की हानि हुआ था। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुआ था। करोड़ों लोग मारे गए, अनेक शहर नष्ट हो गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से भारी विनाश हुआ था। क्या हुआ था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे क्या होता कि बहुत सारा विनाशकारी हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था कि पूरे विश्व युद्ध में आ गए थे। दूसरा परिणाम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था। दूसरा परिणाम क्या हुआ था कि यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। भविष्य में युद्ध रोकने और विश्व शांति बनाए रखने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। और क्या हुआ कि जब बहुत भारी नुकसान हुआ, तब लास्ट में 1945 को क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, जिससे युद्ध रोका जा सकता था और इसमें सभी देशों को शामिल किया गया। और इसमें इसलिए बनाया गया ताकि इसमें देखा जाए कि जिस देश से कोई अगर गलती कर रहा है तो सारे उस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी देश हैं उन देश मिलकर उस अगले देश पर दबाव बनाया जा सकता है, इसलिए इसको शुरुआत किया था। तीसरा परिणाम क्या था कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का पतन हो रहा था। एशिया और अफ्रीका के देश में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला और भारत कई कई देशों में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। साथ में क्या हुआ कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ तो बहुत सारे देश को क्या हुआ कि आज़ादी मिल गया, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। चौथा परिणाम अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनना था। चौथा परिणाम यह था कि अमेरिका खुद चाहता था कि हम खुद महाशक्तिशाली देश बने, ताकि हम सब हर देश पे कब्जा कर सके, हर देश मुझसे डर सके। ठीक है, और सोवियत संघ का महाशक्ति बनना था। इससे क्या हुआ कि विश्व 2 गुटों में फिर बट गया और शीत युद्ध शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि अमेरिका खुद चाहता था, अमेरिका और सोवियत संघ की हम महाशक्तिशाली देश बने। इससे क्या हुआ कि फिर विश्व 2 गुटों में बट गया। इस युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन हुआ तथा जापान की सैन्य शक्ति कमज़ोर कर दी गई। जापान की सैन्य शक्ति इसलिए कमज़ोर कर दी दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान के साथ बहुत सारे फौज और बहुत सारे मिसाइलें थी जो अमेरिका पे भारी पड़ रहा था। ठीक है, अमेरिका क्या अन्य देशों पे भारी पड़ रहा था। तो अमेरिका देखा कि अगर हम चुप रह जाएंगे तो एक समय आएगा कि जापान खुद को हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभर आएगा। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम, परमाणु बम गिरा दिया, जिससे क्या हुआ कि जापान बहुत कमज़ोर पड़ गया। विश्व में मानव अधिकार और शांति का आवश्यकता को अधिक महत्व मिलने लगा। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव रखी। तो ये कहानी था किसका दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का। अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं रूसी क्रांति का महत्व बताइए। आखिर रूसी क्रांति क्या है, इसमें हम लगभग क्रांति के बारे में पढ़ेंगे ये लघु उत्तरीय में।
तो इसमें हम देखेंगे कि रूसी क्रांति क्या है। रूसी क्रांति के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में रूस में हुई और यह एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इसका उद्देश्य जारशाही शासन को समाप्त कर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना था। इस क्रांति का नेतृत्व लेनिन और बोल्शेविक दल ने किया था। रूसी क्रांति का सबसे बड़ा महत्व यह था कि इससे जारशाही का अंत हुआ। रूस में सदियों पुरानी निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी। दूसरा महत्व समाजवादी राज्य की स्थापना था। पहली बार दुनिया में मजदूरों और किसानों के हितों पर आधारित सरकार बनी थी। उद्योगों और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तीसरा महत्व यह था कि इस क्रांति ने विश्व के मजदूरों और गरीबों को प्रेरणा दी। अनेक देशों में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन का भी विकास किया। रूसी क्रांति ने पूंजीवादी के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत किया तथा सामाजिक समानता की भावनाओं को भी बढ़ा दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी सुधार किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्रांति के कारण विश्व राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। बाद में सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा। इस प्रकार रूसी क्रांति केवल रूस तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे विश्व तक की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया था। अब हम देखने का प्रयास